और जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दूं इसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम यूएसए को देखते हैं कि यूएसए में टैक्सेशन हमें किस किस पॉइंट पे देनी है और किस तरह हमें वो फाइल करना होता है। यूएसए में बेसिकली 3 जगह है जहाँ पे हमें टैक्सेशन का थोड़ा सा इशू होता है। इशू तो नहीं कह सकते है, मतलब जहाँ पे हमें टैक्सेशन देखनी पड़ती है। सबसे पहले आती है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जब से ये रीसेलर वाला काम हुआ है, अमेज़ॉन क्या करता है कि हमारे बिहाफ पे हमारे जो कस्टमर होते हैं उनसे सेल्स टैक्स कलेक्ट करता है और ख़ुद ही फाइल कर देता है। इसलिए ये जो सेल्स टैक्स वाला है वो तो हमें कोई बर्डन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पीछे क्या बचता है? पीछे बचते हैं 2 डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट हमारा बन गया इनकम टैक्स बाय स्टेट, दूसरा बन गया इनकम टैक्स बाय फेडरल। अब इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो डिफरेंट रेट्स के थ्रू हमें जो है चार्ज करती हैं इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं मिशिगन में एक फ़्लैट रेट चलता है 4.25, ठीक है। आपके जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपने 4.25% जो है वो स्टेट को पे करना है एज अ इनकम टैक्स। कुछ जो स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल वर्जीनिया में एक प्रोग्रेसिव रेट चलता है जो 2 से शुरू होकर 5 तक जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 0 से 3000 प्रॉफिट है एनुअली तो आप 2% उस पर इनकम टैक्स देते हो। अगर उससे ज़्यादा है तो वो फिर स्लाइटली जो आपका इनकम टैक्स रेट है वो इंक्रीज़ होता रहता है। मैंने आपको एक फ़ाइल शेयर की है, उसमें पूरा जो है ना हर स्टेट का जो रेट है वो भी उसमें गिवन है और उसमें प्रोग्रेसिव रेट के साथ ब्रैकेट्स भी गिवन है कि अगर आप इस ब्रैकेट में है तो देन आपने कितने % इनकम टैक्स देना है, इस ब्रैकेट में है तो आप देन आपने कितने % इनकम टैक्स देना है। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास वो अब आ जाती है फेडरल की। वो फेडरल का हमारे पास एक फ़्लैट रेट होता है तकरीबन 10 से 12%। हमारे पास जो भी प्रॉफिट आता है वो हम उसका 10 से 12% जो है वो हमने फेडरल को एज अ इनकम टैक्स देना होता है। अब मतलब बात ये आती है कि हम अपनी अगर स्टेट बनवाने जा रहे हैं एलएलसी के थ्रू तो हम कैसी स्टेट जो है वो चूज़ करें। हमने देखना ये है कि कलेक्टिवली दोनों का मिला के हमें कहाँ पे टैक्स कम पड़ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टैक्सेस है, टैक्सेस के ऊपर हमारे पास जो स्टेट का वो है वो नहीं है, 0 है, ठीक है। लेकिन हम जब फेडरल वाली साइड पे जाते हैं तो हमें टैक्स वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो हमने कलेक्टिवली दोनों को देखना है कि दोनों को मिला के हमारा टैक्स कहाँ पे कम बनता है, देन हम वो स्टेट जो है वो चूज़ करेंगे। इसमें अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन कोई? वर्जीनिया में आपने स्टेट को ज़्यादा से पे करना है, फेडरल को, हाँ जी, फेडरल को अलग से पे करना है, यानी कि 16-16.5% बनना है ऑलमोस्ट। पर ये चीज़ प्रॉफिट पे है। इसमें एक और चीज़ भी है कि आप किसी अगर अकाउंटेंट को हायर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि आप मुझे फाइलिंग कर दें, तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि आपका लेट सपोज 10,000 का प्रॉफिट है, वो 10,000 को मैनेज इस तरह करते हैं कि जी ये हमारा एम्प्लॉय है, इसको हमने एनुअली इतनी सैलरीज दी हैं, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसको हमने एनुअली इतनी सैलरीज दी हैं। वो आपको किसी ना किसी तरह उस ब्रैकेट के नीचे ले आते हैं कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता इनिशियली तौर पे। अगर आपका बिज़नेस छोटे स्केल पे, अगर आपका बिज़नेस बड़े स्केल पे फिर तो आप नहीं बच सकते, फिर आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आपको तकरीबन 15-16% वर्जीनिया के केस में पे करना पड़ता है। वो मैंने फ़ाइल भेजी, आप उस पर चेक कर लीजिएगा, उस पर भी सारा 0 to 3,000 के ऊपर आपको 2%, 3,000 से एक्सीड करते हैं तो फिर वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होती है। मैक्सिमम जो है वो वैसे 5.25 तक जाती है, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? फेडरल का फ्लैट है, फेडरल का आपने 10 to 12% देना है सब ने, ठीक, हाँ सब स्टेट्स वालों ने, उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं हो सकता। स्टेट में आगे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका जो इनकम टैक्स रेट है वो कम है, कुछ का फ्री है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने जब भी स्टेट सेलेक्ट करनी है आपने दोनों को कंबाइन करके देखना है कि हमें कितना इनकम टैक्स पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह हो सकता है कि आपको स्टेट में तो कम पड़ रहा है या स्टेट आपका एग्जेम्प्ट है लेकिन आपको दूसरी जगह पे ज़्यादा पड़ रहा हो, या आपकी जो एनुअल फ़ी है रिन्यूएबल वो बहुत ज़्यादा हो और ओवरऑल आपको यानी कि एक्सपेंस उधर ही जाके मैच हो रहा हो। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करके सारी ओवरऑल दे के तो देन अपना जो डिसीजन है वो फाइनल करना है, ठीक है। आगे वेट की तरफ चलें। इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन? जी, कितने इनकम टैक्स है, कितने पे? वो भी प्रोग्रेसिव रेट है, मतलब 10 to 12 तक जाता है वो। कितने मतलब $10,000 की अगर आपकी सेल इनकम प्रॉफिट जो है आपका, नेट प्रॉफिट जो है आपका 10,000, ठीक है। वेट, अच्छा अब हम चलते हैं वेट की तरफ।
वैट के ऊपर हम थोड़ा सा साथ बोर्ड में ताकि आपको थोड़ा सा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वैट रजिस्टर्ड नहीं है, हम बिल्कुल नहीं हुए, हम 0% वैट के साथ जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ भी लिख लेते हैं, थ्रेशोल्ड इसका, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें वैट कहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना स्टॉक किसी से लेंगे, ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से। जब आप किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, वो आपसे आपका वैट नंबर मांगेगा। अब आप तो वैट रजिस्टर है ही नहीं, तो वो क्या करेगा कि आपकी जो इनवॉइस है उस पर आपको 20% वैट चार्ज करेगा, क्योंकि आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है, पहली चीज़। ठीक है जी, 20% आपको वैट देना पड़ेगा उस टाइम पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन के ऊपर जब आप अपनी लिस्टिंग करते हैं, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन आपसे पूछता है जी आपके पास वैट है, आप कहते हैं जी नहीं हमारे पास वैट नहीं है। अमेज़ॉन आपको चार्ज करता है फुलफिलमेंट फ़ी पे प्लस रेफरल फ़ी पे प्लस इन केस अगर आपने कोई पीपीसी कैंपेन रन की है इसका 20%, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल लेके भी चलेंगे, अभी सिर्फ आप फार्मूलाज देखें कि फार्मूलाज किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा केस HMRC। अब आप क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है, ठीक है, HMRC के पास आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इस केस में आपको HMRC को कुछ नहीं देना पड़ा, ठीक है। दूसरा केस आता है 7.5। इसमें एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि कहाँ पे, अब लेट्स सपोज अगर आपको ये 0% वाला समझ आ रहा है, आप सारी ज़िंदगी नहीं रजिस्टर करवा रहे, ठीक है। इस तरह नहीं होता, एक मतलब बाउंड है, उन्होंने भी एक रूल डिफाइन कर दी है कि यहाँ तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा आपकी सेल्स हैं एनुअली तो आपको वो आप बाय लॉ बाउंड किए जाएंगे, ठीक है जी। इसका थ्रेशोल्ड है जी 85K पाउंड्स, ठीक है। इन केस अगर आपकी एनुअल सेल्स जो हैं वो 85K के नीचे रहती हैं पाउंड्स के, तो देन वो आपको बाय लॉ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपकी जो सेल्स हैं वो इससे एक्सीड कर गई हैं तो देन आपके ऊपर जो है वो लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा रेट आ जाता है 7.5 का, ठीक है। अब आप क्योंकि रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है, आपको 7.5 पे करना है सेल्स का, प्रॉफिट का नहीं। लेट्स सपोज आपने एक चीज़ ली है 2 की, ठीक है, आपने वो सेल की है 5 की, आपको 5 के ऊपर 7.5% टैक्स देना है HMRC को, ठीक है। जो आपने प्रॉफिट पे नहीं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी, ठीक है। पहली चीज़ ये आ जाएगी। अब इस केस में जब आप वैट रजिस्टर है ना, तो आप अमेज़ॉन को अपना वैट नंबर दे देंगे, ठीक है। तो अमेज़ॉन इस केस में आपको कुछ नहीं चार्ज करा, तो ये आपका यहाँ पे 0 जो है ना वो आपने अमेज़ॉन को पे करना है। अब ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाते हैं, अब इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रांड जो हैं, बड़े ब्रांड, वो तो आपका वैट नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो ब्रांड हैं वो कहते हैं जी हम आपको फिर भी वैट जो है वो चार्ज करेंगे, ठीक है। हम अभी इस सिनेरियो को लेकर चलते हैं कि हमें जो ब्रांड है वो भी चार्ज कर रहा है 20%, ठीक है। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको अगर आप वैट नंबर दें तो आपको चार्ज नहीं करते, लेकिन हम अभी जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं उस पर अभी हम 20% एट सोर्सिंग प्राइस ब्रांड को भी पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका थ्रेशोल्ड मैं आपको बता देता हूँ, 280K, ठीक है जी। ये टेबल कंप्लीट होता है, फिर आपको मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब तीसरा केस जो आ गया हमारे पास वो आ गया 20% का। इस पर हमने 20% ऑफ सेल्स देना है HMRC को। अगेन यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, ठीक है जी। अगेन हम वही एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं जो हमने पहले की है कि हमें ब्रांड को अभी पे करना पड़ रहा है सोर्सिंग प्राइस के ऊपर, और ये ग्रेटर देन इसका
अच्छा जी, अब इसमें कोई भी अगर बंदा देखेगा तो वो कहेगा यार कि अगर मैं डिसाइड करूं, ठीक है, कि मुझे 7.5 या 20% में अगर जाना है तो मैं किस में जाऊं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो 20% है ना, इस पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप एनुअली जाएंगे ना HMRC को अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने, तो आपके पास इन्वाइसेस होंगी सारी आपकी, ठीक है ना। उस इन्वाइसेस में आपको HMRC ये जो 20% है ये रिफंड कर देगा, ठीक है, अगर आप 20% के ऊपर रजिस्टर हैं। अगर आप 7.5 के ऊपर रजिस्टर हैं देन ये चीज़ जो है ना आपकी, ये आपको रिफंड नहीं मिलती, ठीक है। इसलिए जो रिकमेंडेड है ना एक चीज़, वो ये है कि अगर आप PL कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस स्कीम के साथ जाएं। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो सोर्सिंग होती है वो बाहर से इंपोर्ट होनी होती है, आपको किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को ये वाला पोर्शन जो है वो पे नहीं करना होता, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि आप कम टैक्स पे करते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि आपने सोर्सिंग विद इन कंट्री करनी होती है, ये मोस्टली आपको पे करना ही पड़ता है। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो आपको एग्जेम्प्ट करेंगे आपके वैट नंबर पर, लेकिन जो मोस्टली होंगे वो आपको कहेंगे यार बेशक आपके पास वैट नंबर है लेकिन हम आपको इनवाइस का 20% जो है वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इन केस अगर आप सारा पीछे भी दें 20% और इधर से भी दें तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि मसले मसाइल होंगे। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रोडक्ट याद है जिसकी कोई सोर्सिंग या कोई आपने बाकी देखा हो सारा रेफरल फी और यूके का कोई एक प्रोडक्ट के रफली कोई एग्जांपल ले लें। चलें जी, हम कोई रफ एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे करने लगा हूँ। क्या हुआ है समझ नहीं आया। हाँ वो कर लें आप। जी 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 जी, ये बेसिकली आपने जब किसी ब्रांड से परचेज़ किया ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 1000 पाउंड की परचेज़ की है 2-3 प्रोडक्ट्स किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो जब आपकी इनवॉइस बनाएगा ना तो वो आपको चार्ज करेगा 20% आपकी सोर्सिंग प्राइस का। मतलब जो भी आपकी इनवॉइस है लेट्स सपोज 1000 की है तो उसके ऊपर आपको 200 पाउंड जो है वो चार्ज करेगा एज अ वैट, ठीक है। अगर आप नहीं रजिस्टर हैं फिर तो आपको वो करेगा ही करेगा। अब उसमें अगर आप रजिस्टर है ना, अगर आप उसको वैट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो कहते हैं यार कि हम आपको देन भी चार्ज करेंगे। तो उसमें अगर आप 20% स्कीम के ऊपर रजिस्टर हैं तो आप जब HMRC के पास जाते हैं तो वो आपको रिफंड मिल जाता है। यूके में ऐसा नहीं होता जैसे हम यूएसए में रीसेलर सर्टिफिकेट? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। इसमें एक चीज़ आती है कि जब आप रजिस्टर्ड नहीं है ना, ये अमेज़ॉन वाला आप एक तरीके से एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी सारे आपको पे करने पड़ते हैं। किस तरीके से जी। ये रिफंड करवाया आपने? किसने? नहीं मतलब हो जाता है ये, हाँ जी ये हो जाता है रिफंड, ये रिफंड हो जाता है। इसका एक प्रोसेस है, ये मतलब सारा आपको फिर किसी दिन डिटेल में बताएंगे। अच्छा, अभी एक एग्जांपल हम कोड करते हैं। अंदर कोई भी लेट्स सपोज हम एक प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, उसकी सोर्सिंग प्राइस हम कह लेते हैं जी हमारे पास है 10, ठीक है। सेल प्राइस उसकी हो जाएगी 20, ठीक है। सेल प्राइस उसकी हम कर देते हैं जी 20, ठीक है। फुलफिलमेंट इसका 15% कितना होगा इसका 20 का? 3 ठीक है, ये हम कह लेते हैं जी कोई फॉर एग्जांपल 5, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम 0% को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारी सोर्सिंग प्राइस कितनी है जी 10, उस पर हमने 20% दिया, मतलब हमारे पास आ गया 2। ठीक है जी। अब हम एज्यूम करते हैं हमने कोई PPC कैंपेन अभी रन नहीं की अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। हमारे पास फुलफिलमेंट फ़ी आ गई 5, रेफरल फ़ी आ गई 3, 8 हो गया। 8 का 20% कितना हुआ? 1.6। ये हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जी हमारे पास टोटल जो था सेल प्राइस वो 20 थी, उसके अंदर से अगर हम अपने सारे एक्सपेंस निकाल लें तो हमारे पास बन जाता है जी 13.6,
ठीक है। सोर्सिंग प्राइस भी हमने डाल दी। ये कितना बनता है जी, इसको ज़रा माइनस करिएगा। आई गेस ये बनेगा 6.4। ठीक है जी, ओके हो गया जी आपका। अब हम आते हैं 7.5 पे। ठीक है, आपने अपनी जो सेल प्राइस है उसका देना है 20%। इसी तरह ही नहीं, वो बाद में डिस्कस करते हैं, वो एग्जाम्पल है रफ, अभी मतलब हमने वो देखी नहीं। जी हम देख लेते हैं जी इसका 20 का 7.5% कितना होगा, ज़रा चेक करें। 20 का 1.5 बनता है 7.5। ठीक है जी, और ये तो 2 ही बने। ठीक है, 10 का 20%, 10 का 20% 2 बनता है, 20 का 7.5% बनता है 1.5। ये कंफर्म कर लीजिए कि सही है। ठीक है जी, 20 का हाँ जी 7.5%। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया तकरीबन, आप कह लें जी प्रॉफिट हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा 6.5। ठीक है जी, तीसरा केस आ गया, इसका 20 का 20% आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह है, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 का 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया तकरीबन 4, और वो बाद में करते ना। ठीक है, 14 वैसे आ गया हमारे पास। हम उठा रहे हैं प्रॉफिट, हमारा ये निकल गया 6, 14 आ गया प्लस 2 जो हमारे पास उसका रिफंड मिल जाएगा। टोटल हमारे पास आ गया इस केस में 16। ठीक है, 16 में से 10 वो चला गया, तो हमारे पास प्रॉफिट इसका आ गया 6। अच्छा, अब आप देखेंगे तीनों केसेस पे हमारे पास कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा हमारे प्रॉफिट पे। ठीक है ना। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं यार हमें रजिस्टर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, अब इस केस को सबसे पहले आप बारी बारी देखें कि आप क्या ब्रेनस्टॉर्म करते हैं यार कि हमें करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। देन देखते हैं कि इसमें बाकी कॉन्स और प्रोस क्या हैं। ये बताएंगे जब पीएल करना है जी, तो तब ये 20% हमने पे नहीं करना है, तब तो हमने पे ही नहीं करना ना। हम कोशिश करेंगे 7.5 पे रजिस्टर करवाएं। बिल्कुल इसी तरह ही, इसी तरह ही है। ठीक हो गया। और इस पे ऊपर हमने किया इसको 20% पे, किस नीचे 7.5 पे करके इसका आया 1.5। हाँ जी, ये 1.5। तो इसमें कोई खास फर्क पड़ा नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों केसेस में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बेसिकली होता ये है कि जब आप अपना टैक्स फाइल करके आपका जब वैट नंबर के ऊपर आपकी पूरी हिस्ट्री बिल्ड हो रही होती है ना, जब आप इस केस के साथ जाते हैं ना, तो आपका क्या होता है कि आपकी एक हिस्ट्री बिल्ड हो रही होती है कि यार ये बंदा हमें फ़लान टाइम से 20% वैट पे कर रहा है। ठीक है, वो एक आपकी कंपनी की भी रिप्यूट अच्छी है, आपके बिजनेस की भी रिप्यूट अच्छी है, आपकी भी रिप्यूट अच्छी है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि इन केस अगर कल को आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं कुछ, तो उसमें ये स्कीम आपको बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। इन केस अगर आप होलसेल कर रहे हैं, तो अगर आप पीएल कर रहे हैं तो फिर क्योंकि आपका ये जो 20% है ये भी बच रहा है, तो फिर तो आप बगैर किसी सोच के साथ इस पे जा सकते हैं। और इन केस अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी करवाते ना, तो आप वैट उतना ही पे कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ लोग कहते हैं यार कि हम तो 85,000 के थ्रेश होल्ड पर पहुँचे नहीं, हम क्यों करवाएं। ठीक है, अगर आप नहीं भी करवा रहे देन भी आपने वैट उतना ही पे करना है। ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है कि जो ब्रांड है वो आपका दिया हुआ वैट अपने नाम से पे कर रहा होता है, फाइल कर रहा होता है, यानी कि टैक्स आप पे करें, बेनिफिट या रिटर्न्स जो मिलेंगे वो सारे वो एंजॉय करेगा। आप जीरो से एल पे हो जी जी, तो तब भी 7.5 में या 20 पे करवा सकते हैं रजिस्टर्ड, करवा सकते हैं डे 1 से भी। थ्रेश होल्ड लिखा है वो optional थ्रेश है। होल्ड बेसिकली ये चीज़ है कि जब तक आप इसके नीचे आपको वो बाउंड नहीं करे कि आप रजिस्टर करवाएं, लेकिन इससे ऊपर आ गए और देन भी आपने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो देन वो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उसमें एक और चीज़ ये है कि हम ये चीज़ 85 को मतलब हमें देखने में बड़ी फिगर लग रही है, बड़ी फिगर है नहीं, क्योंकि यूके में जब आप HMRC को रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वार्टरली करते हैं। ठीक है, हर 3 महीने बाद। अब 3 महीने में फॉर एग्जांपल आपकी सेल है 10,000। ठीक है जी, आपकी सेल है फॉर एग्जांपल 10,000,
तो आपका बेसिकली वो 40,000 काउंट हो रहा होगा, क्योंकि एनुअली वो आपका 40,000 बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी पहले क्वार्टर की सेल जो है प्रॉफिट वो आपको 25,000 आ गई है पाउंड्स, तो वो आपको मे भी नोटिस भेज देंगे कि आप हमारे लिए एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने क्वार्टरली बेसिस पे चीज़ों को देखना है, क्योंकि आपने फाइल क्वार्टरली बेसिस पे करना होता है। और ये है कि फॉर एग्जांपल हम 7.5 पे रजिस्टर्ड हैं जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड हमारा 280K है जी, अगर इसको क्रॉस नहीं करते, इससे बिलो जी, जी, हमारी सेल, तो हम फिर भी टैक्स देंगे। हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देंगे। टैक्स दे रहे हैं ना। हाँ, उसमें एक और चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पीएल भी कर रहे हैं और आपकी जो सेल है वो 280 से एक्सीड कर गया, देन आपको 20 पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये भी एक चीज़ है इसमें। अच्छा, ये सेल्स का अमेज़न खुद बताएगा कि इनकी सेल्स ये आ रही है। बेसिकली आपने जो फाइल करना है ना वो चीज़ें, अब आपका बिजनेस है ये अमेज़ॉन पे है, ठीक है, अब अमेज़ॉन पे आपको हर चीज़ जो रिकॉर्डेड मिल जाती है एक्सेल फाइल में, तो वो आपके लिए एक एविडेंस है। आपने उसी एविडेंस की बेस पे बताना है कि जी हमारे बिजनेस का इतना रेवेन्यू है और ये हमारा प्रॉफिट है। इसमें जी, इसमें बेसिकली जो आपका अकाउंटेंट होगा ना वो एक बड़ा की रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका मतलब 10,000 भी है, वो उसको अगर मैनिपुलेट करना जानता है तो वो बड़े बेहतर तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो इतना खास फर्क नहीं है वैट रजिस्टर्ड हो या ना हो, सेम चीज़। मतलब हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ ये होगी कि अगर आपका ये एग्जाम्प्ट हो गया ना, ठीक है, देन आप इस पे जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ चीज़ है, बाकी रिकमेंडेड यही है कि आप करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, इसके अंदर जो हम लोग टैक्स सर्विसेज की सर्विस ले रहे हो वो तो अलग है ना, वो तो सर्विसेज 20% अलग पे करना नहीं, उसको पे नहीं करना पड़ेगा, वो उसको आप अपनी उसकी सर्विसेज के लिए कुछ ना कुछ पे करेंगे। प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा जो उसको पे करना है। पर किस में से? प्रॉफिट में से बता रहा हूँ जिसको माइनस होगा। वो बेसिकली जब आप फाइल करते हैं ना दरबी टैक्स, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना पूरे साल की इनकम बताते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ जी कि मेरी इनकम जो है वो है 85,000, ठीक है, पूरी थ्रेशोल्ड के ऊपर हूँ, ये बेसिकली आपका प्रॉफिट है, ये मत भूलें, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ जी मेरी जो रेवेन्यू है पूरे साल का वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 2 लाख है। अब मैंने उसको इस तरह अगर मैनिपुलेट कर सकता हूँ जी कि 2 लाख में से मेरी इन्वेंट्री इतनी है, मेरी कॉस्ट इतनी है, मेरा ये इतना है, मेरा ये इतना, मेरा ये इतना, मेरे पास हर चीज़ की इन्वॉइसेस हैं, मैं उनको जस्टिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं किसी तरीके कह दूँ जी मेरा प्रॉफिट जो है वो बिलो 85 है, तो उस पर मुझे बाउंड नहीं करेंगे कि आप रजिस्टर करवाएं। लेकिन टैक्स अल्टीमेटली मैं तब भी किसी ना किसी फॉर्म में दे रहा हूँ। ये बेसिकली वही एक वो मिसाल है कि कान को बेशक इधर से पकड़ना या उधर से पकड़ना, टैक्स आपने पे करनी ही करना है। उसमें अगर आप 0% पे हैं तो आपके बिहाफ पे मतलब आप पे कर रहे हैं, लेकिन जो आपका ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर है वो बेसिकली आपका दिया हुआ टैक्स अपने नाम के साथ फाइल कर रहा है। हाँ, अगर आप ये एग्जाम्प्ट करवाने में कामयाब हो जाती है देन आप फिर इस स्कीम के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें आपके प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सोर्स प्राइस है उसका 20% देना होता है, तो मतलब उस पर आपका प्रॉफिट में भी 8 हो जाए। जैसे एक लिस्ट नहीं है इसमें कि अमेज़न पे सॉरी आपके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जी, वो 20% आपसे चार्ज करेगा जो टोटल सेल्स है, सेल्स है बिल्कुल, जो अपने फाइलिंग उनको करवाई है, Sales है। करेगा। अब इसमें जो सोर्सिंग हमारी प्राइसेस हैं वो इनवॉइसेस पे लाजमी होंगी उनको एविडेंस देने के लिए। एविडेंस देंगे ना हम उनको, एविडेंस तो बताएंगे जी इतनी की हमारी इन्वेंट्री थी जी जी वो सारा उन्हें बताना हमारा जी profit नहीं है। हाँ जी, ये सारा उन्हें बताना पड़ेगा हमें, फाइलिंग इसलिए है तो कहते हैं कंपल्सरी है। वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ है कि वो भी मैं आपको बताना भूल गया कि यूएसए में भी जो है ना, जो आपने फेडरल को फाइल करना होता है वो बेसिकली एनुअली होता है, ठीक है, मतलब आप साल के बाद जो उनका क्लोजिंग डेट होती है उस पर करते हैं। लेकिन स्टेट, हर स्टेट का डिफरेंट है, कोई स्टेट जो है वो एक साल में ट्वाइस करवाती है, कोई क्वार्टरली करवाती है, कोई एनुअली करवाती है, तो आपने अपनी स्टेट का वो भी ख्याल रखना है। अगर आप उस टाइम स्पैन के ऊपर अपनी फाइलिंग बेशक आप नील अपना जो है ना सारा प्रॉफिट नील करके फाइल कर दें, लेकिन आपको फाइल ज़रूर करना। अगर आप फाइल नहीं करते तो आपकी जो LLC है उस पर वो मसले मसाइल आ सकते हैं। एक चीज़ इनको ये भी बता दें आगे इन्होंने जाकर वैल्यूएशन करनी है, जब प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करते हैं ना उस टाइम पे किस तरह से वैट को मैनेज करना है प्रोडक्ट में से, जी वो उसकी सोर्सिंग प्राइस में से और ठीक। अमेज़न के बीच में से। ठीक, बेसिकली आप मतलब इनिशली कोई भी मतलब अगर आप क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाए ना तो कोई भी क्लाइंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता वैट रजिस्टर करवाने के लिए, तो हम वही एक केस देख लेते हैं। तो उस केस में
अच्छा जी, तो उस केस में फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जी आपकी सोर्सिंग प्राइस है 10, ठीक है, उसके ऊपर आपने 20% पहले से ही इंक्लूड कर लेना है इवैल्यूएशन के टाइम, ठीक है, प्लस 20% वैट, ठीक है। उसके बाद आपने सेलर सेंटर से इसकी फुलफिलमेंट फ़ी और रेफरल फ़ी देखनी है, ठीक है, आपने ऐड कर लेना जी प्लस रेफरल फ़ी, फुलफिलमेंट फ़ी 20%, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट। शिपिंग भी वो आनी है, सारी वो चीज़ें तो आप पहले भी करते हैं ना, वो तो आप पहले भी करते हैं। नई चीज़ आपके लिए यूके के केस में ये होगी ना, वो तो आप शिपिंग तो आपने करनी है, प्रेप अगर आपने करवानी है तो वो आपने अंडरस्टूड करनी है, चलें आप वो भी कर लें। प्लस ऑलमोस्ट इसमें होती है शिपिंग 0.8 हो जाती है जिसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉस्ट आ गई। अब इस पर भी अगर आपको प्रॉफिट मिलता है ना, बेशक आपको 1 पाउंड का मिलता है, तो वो आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट है। आप ये आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कॉस्ट आ गई जो आपको ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दे रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस पे 20% आपने खुद ऐड कर लेना है जो आपने ब्रांड को पे करना है, अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है, अभी उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन वाली साइड पे आ गया आप, अमेज़ॉन को आपने रेफरल फ़ी प्लस फुलफिलमेंट फ़ी पे 20% पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेप भी करवानी है, अपने प्रोडक्ट को शिप भी करवाना है, उसकी कॉस्ट आ गई। अब ये आपकी ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। अब इस पे आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है, अगर इस पे भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो देन ये आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है जी। ये प्रेप वगैरह ये अपनी सर्विसेज पे भी वैट चार्ज करेगा अगर वो बेसिकली नहीं करते, क्योंकि बेसिकली ये सारे जो है ना प्रेप वाला, ये कोई डॉक्यूमेंटेड बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। ये प्रेप सेंटर जो है ये कोई डॉक्यूमेंटेड बिजनेस नहीं है। मैंने मतलब अभी इस पे देखा नहीं इतना खास, लेकिन 1-2 बार सीन हुआ है, ये प्रेप वाला जो है वो नहीं करता चार्ज 20% वैट। मेरा नहीं ख्याल कि वो करता जी, हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई यानी कि वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी मुझे। जी मैंने इससे पहले वो शर्त लगा लेते हैं ना 3 जगहों पे कहा था कि अगर आप ऐड रजिस्टर्ड है तो 3 जगह आपको टैक्स पे करना पड़ता है। हो सकता है फिर जी, उस पे आपको एक्सटर्नली टैक्स पे करना पड़ेगा। शिपमेंट सर्विसेज प्रेप 0.8 भी होगा समथिंग, मतलब अगर 0.8 का, अगर 0.8 भी नहीं, इसमें मेजर वो आपकी शिपिंग है, मतलब प्रेप आपका 0.2 कर लें, 0.2 का भी 20% करें तो वो बड़ा माइनर, अगर वो ना भी इंक्लूड करें तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि उसके कैलकुलेशन पे कोई इशू होगा आपको। 0.1 सेंट बनता है। चले वो फिगर आउट होना जी। चाहिए, पता होना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यार वो यूएसए में जो रीसेलर को टैक्स एग्जम्प्ट होता है वो बेसिकली क्या है, उसको फेडरल की तरफ से या स्टेट की तरफ से क्या? नहीं, इसमें मैं पहले ही आपको बताया ना कि यूएस में आप बेसिकली 3 टैक्स पे करते हैं, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आगे फिर आप 2 जगहों पे करते हैं, एक स्टेट को एक फेडरल को। अब जब आप रीसेलर बनवा लेते हैं ना सर्टिफिकेट, रीसेलर सर्टिफिकेट ये चीज़ है कि यार ये बेसिकली जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे अपने यूज़ के लिए नहीं है, ये मैं आगे जाके रिटेल मतलब एज अ रिटेलर इसको सेल करूँगा, ठीक है। सेल्स टैक्स हमेशा उस चीज़ पे पड़ता है जो आप खुद कंज्यूम करते हो, ठीक है ना। अब आपने अमेज़ॉन को भी बता दिया जी मेरे पास रीसेलर सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसकी बेस पे आपने सारा कुछ कर दिया। अब जब आपके पास ऑर्डर आता है ना, तो वो सेल्स टैक्स बेसिकली आपका जो कस्टमर होता है, मतलब आपने अगर प्राइस लगाई हुई है 20%, ठीक है, मतलब $20, तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स बनेगा ना वो उसकी इनवॉइस में एक्स्ट्रा ऐड होगा जो अमेज़ॉन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अमेज़ॉन जब कलेक्ट कर रहा है ना, तो वो बेसिकली आपके नाम से उनके पास सारा रिकॉर्ड है। जब साल के एंड पे फाइलिंग का टाइम आएगा ना, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, देखेगा जी आपने साल में इतना सेल्स टैक्स आपका इकट्ठा हुआ है, वो आपके नाम पे खुद ब खुद फाइल कर देगा, आपको कोई हेडेक नहीं है सेल्स टैक्स की। ये चीज़ होती सारी, ठीक है। एक ना कल एक चीज़ आई थी ने को पूरा एक इसमें ना प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल के भी दिखा देना। चलें ठीक है, बाकी सबको भी समझ आ गई। चलें ठीक, ये लें जी। प्रोडक्ट थी जो हमें सोर्सिंग प्राइस उसकी थी 30 पाउंड्स, और जो अमेज़ॉन पे सेल हो रही थी वो थी 69.99।
तो इसमें ये था कि हमने इस पे 20% इसका वैट निकाला था। सोर्सिंग प्राइस पे निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। अच्छी कैलकुलेशन 30% 36 हो जाएगी 6 आ गए। और इसमें FB और रेफरल फीस वो किस तरह निकलेगी? वो अज्यूम कर लें तकरीबन वो थी 12 थी। तकरीबन 12 थी, ठीक है। उस पर भी आप 20% वैट निकाल लें। 2.4 टोटल कीजिएगा 30 + 6, वो 2.4 ये इसमें मैंने कर दिया 12। 6 + 12 + 2.4 + 30 50.4। वो दोनों में 12 डाल देना, इसको इसमें से निकालिएगा। 19.59। तकरीबन यही थी इसमें से ये हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा था। शिपिंग बस निकलेगी। शिपिंग निकलनी थी, यहाँ प्रेप आपने करवानी है तो वो एक्स्ट्रा था, ये प्रॉफिट उसमें से निकल रहा था। इसमें वो 12 पाउंड भी हो गए हाँ जी, ये मैंने कर लिया। 12 कौन से ये Amazon पे भी से। तो कल हमने ये प्रोडक्ट्स निकालनी थी, तकरीबन 4 वो थी प्रोडक्ट्स, उनमें से ये निकला। प्रॉफिट हो रहा था तो बाद में जाके देखा तो ऑटो स्टार्ट। नहीं, बेसिकली ये तो मेजर जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सारे अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं पड़ रहे, क्योंकि ये विनिंग प्रोडक्ट है। जिसने भी देखा ना यार कि ये विनिंग प्रोडक्ट है, उसने Q4 से पहले ही इसको 4 मंथ्स के लिए स्टॉक कर दी, क्योंकि इस पर अगर आप स्टोरेज फी उसमें प्रेप सेंटर में भी देंगे ना 2 पाउंड, तो ये आपको चुभेगी नहीं। तो बेसिकली ये गेम इसी तरह होती है कि आप अपना प्रॉफिट किस तरह मैक्सिमाइज करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जब Q1 में नॉर्मल होंगी ना, तो ये इन स्टॉक मतलब सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, देन फिर आपके लिए भी चीज़ों को खेलना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आपने सारी चीज़ें सीखी हैं Q4 में, ठीक है ना। जब हर चीज़ ऊपर नीचे होती है, हर चीज़ मुश्किल होती है, तो अगर आपने Q4 में जितनी जान मारी है ना, अगर आप Q1 में उससे आधी भी मारेंगे तो आपका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा सारा सिस्टम। 12 में रेफरल फी और FBA फीस और वो दूसरी जो है रेफरल फीस, अभी इसमें ये वो है। और उसमें 20 वैट ये है। और जो सोर्सिंग प्राइस की है उसमें 6 है वैट हमारा। सिर्फ इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो जो हमारी वो प्रेप की यहाँ उधर से जानी है, 2.4 ये वैट है इस पे जो। जी FBA और रेफरल फी का अच्छा, वैट मतलब FF के अंदर भी हम लोग 20% जी, हमने अमेज़न को देना है, हमने वही तो सारा ऐड करा है। 3 जगह पे टैक्स देना है, यानी वही जो बात है। Amazon जो सर्विसेज दे रहा है तो सर्विसेज से पे भी जो वैट होता है वो भी अगर आप हाँ जी। PPC कैंपेन चला रहे हैं ना, तो उस PPC कैंपेन पे भी आपने वैट पे करना होता है। किसी जगह पे माफी नहीं देगा। किसी जगह पे कोई बात नहीं। नहीं, अगर आप वैट रजिस्टर हैं फिर आपने Amazon को पे नहीं करना। ठीक हो। अच्छा भाई, ये चीज़ें होगी मतलब ये कैलकुलेशन